हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया होंगे। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई? सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी में। टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। देखो, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या? दो सेक्शंस, सेक्शन 7 और 8 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 7 क्या बताता है? यहाँ पे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। अब ये जो सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं किसके पढ़ने वाले हैं? सीजीएसटी एक्ट 2017 के। जैसे मैंने आपको बताया, खाली प्लेस ऑफ सप्लाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो अपन सेक्शंस पढ़ेंगे वो आईजीएसटी एक्ट के रहेंगे। बाकी पूरे चैप्टर्स में अपन जो सेक्शन पढ़ेंगे वो किसके रहेंगे? सेक्शन हमारे सीजीएसटी एक्ट 2017 के। ठीक है, तो अब देखो, और उसके अलावा शेड्यूल 1, 2, 3 पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, तो सेक्शन 7, 8, शेड्यूल 1, 2 एंड 3 एंड कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर से केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभार एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर के जो हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसमें एक दो एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दिए जाते हैं। अब इस चैप्टर के हमारे पढ़ने के बाद एंड में अपने को क्या, अल्टीमेटली अपने को क्या यहाँ पे पता होना चाहिए, अपने को क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो भाई कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है तो आपको बता पाना चाहिए कि ये सप्लाई है कि ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो पढ़ेंगे अपन कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे सेक्शन में जो चीजें दी हुई है उसके हिसाब से अपने को देखना है, शेड्यूल्स में जो चीजें दी हुई है। और ठीक है, तो अल्टीमेटली इस चैप्टर के एंड में अपने को क्या पता नहीं चाहिए? कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपको दिया हुआ है, क्या वो सप्लाई है कि वो सप्लाई नहीं है। अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पे पहुंचेंगे अपन, सबसे पहले 1.5 पेज नंबर पे आ जाओ। सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है वो देखेंगे। सबसे पहले जीएसटी में एक ही टैक्सेबल इवेंट है, क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो गुड्स का सप्लाई होगा या सर्विस का सप्लाई होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक ही टैक्सेबल इवेंट है। अब पुराने जो लॉज थे, हर लॉ में अपने अपने टैक्सेबल इवेंट थे, अब कोई मतलब नहीं उनसे अपने को। अभी अपन जीएसटी की बात करेंगे। जीएसटी में क्या है? सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई कोई चीज नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेक्शन 7 आता है। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बताता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अपन इसको बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पर समझते हैं अपन। सबसे पहले सेक्शन 7(1)(a). 7(1)(a) क्या बोलता है? ठीक है, 7(1)(a) बोलता है, यहां पे क्या बात हो रही है? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई आ जाता है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। सच है, सेल हो सकता है, एग्जाम्पल दिया है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, रेंटल हो सकता है, लीज हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो सब एग्जाम्पल है, सच एज लिखा है इन्होंने। तो सप्लाई में क्या आता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, या तो गुड्स का होना चाहिए या सर्विस का होना चाहिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर? सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए या सर्विस का होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए या सर्विस का होना चाहिए? मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के लिए होना चाहिए, और बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या जरूरी चीजें बताई कि भाई अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको सप्लाई बोलना है तो सप्लाई या तो गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। चार इंपॉर्टेंट चीजें बोलता है 7(1). ठीक है, ये देखो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, बोथ का कोई मतलब नहीं है भाई, यहां पे इन्होंने लिख दिया है पर इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ट्रांजैक्शन गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, बोथ का कैसे होगा भाई? जीएसटी में बहुत क्लियर है, या तो कोई चीज गुड्स होगी या सर्विस होगी, बोथ नहीं होने वाला, वो पुराने लॉ का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सप्लाई क्या है? गुड्स का है या सर्विस का है। सच है, अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, आपने ट्रांसफर किया हो ब्रांच को, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज, लाइसेंस, ये सब कुछ भी हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए, और बिजनेस के लिए होना चाहिए। समझा? कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई होने के लिए एज पर 7(1)(a) क्या चीजें जरूरी है? चार चीजें जरूरी है भाई। 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई होने के लिए या तो गुड्स का सप्लाई होना चाहिए या सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, या गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, कंसिडरेशन के लिए होगा और यहाँ पे बिजनेस के लिए होगा, तो सप्लाई हो जाएगा 7(1)(a) के हिसाब से।
7(1) के हिसाब से। अब एक बात बताओ, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका जैसे कि समझो मोबाइल फोन बेच रहा है, मोबाइल डीलर है, वो क्या कर रहा है, मोबाइल फोन बेच रहा है। आप गए वहां पे, आपने क्या किया, मोबाइल खरीदा, 50,000 रुपए का मोबाइल आया, ठीक है, 50,000 रुपए का मोबाइल आया, भाई गुड्स का है, ठीक है, आपने 50,000 उसको दिए, कंसिडरेशन हो गया, वो बिजनेस के लिए कर रहा है, बिजनेस है भाई, हाँ उसका बिजनेस है, मोबाइल की शॉप है उसके, बिजनेस के लिए हो गया, तो जीएसटी लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, आप मोबाइल खरीदते हो जीएसटी इसलिए लग जाता है। क्यों, क्योंकि गुड्स क्या सर्विस का है, यहाँ पे गुड्स का है, मोबाइल गुड्स है भाई, सीधी सादी बात है, तो यहाँ पे गुड्स का है, कंसिडरेशन है, बिजनेस के लिए है, सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई, 7(1) के हिसाब से सप्लाई हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, समझते चलो सब, ठीक है, बस समझते चलो, यहाँ पे अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते चलो। सेकेंड एग्जाम्पल, अब मेरे पास, मैंने मोबाइल खरीदा था 3-4 साल पहले, अब मैं मोबाइल बेच रही हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको मोबाइल बेचा, ठीक है, मैंने मोबाइल आपको बेच दिया 10,000 रुपए में, मेरा कोई बिजनेस नहीं है भाई मोबाइल बेचने का, ठीक है, मेरा पर्सनल यूज का मोबाइल था, मैंने आपको बेच दिया, आपने मेरे को 10,000 रुपए दिए, गुड्स है, हाँ, कंसिडरेशन दिया, हाँ, क्या बिजनेस है, नहीं, तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। आप जाके किसी से ऐसे सेकंड हैंड मोबाइल खरीदोगे, आपके फ्रेंड से आपने लिया, तो क्या जीएसटी लगाएगा वो, नहीं, क्यों, क्योंकि बिजनेस नहीं है भाई, बिजनेस नहीं है, आई बात समझ में, ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो 7(1) के हिसाब से सप्लाई होगा, ठीक है, तो गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए 7(1) के हिसाब से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, आप कोई मोबाइल शॉप वाले के पास गए, आपने बोला कि यार मेरे को पढ़ाई के लिए चाहिए था मोबाइल, क्लासेस वगैरह देखनी है, मैं नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ, तो उसने सोचा कि ठीक है, आपकी उससे कोई जान पहचान नहीं थी, बट उसने आपको फ्री में मोबाइल दे दिया, फ्री में मोबाइल दे दिया, गुड्स है क्या, हाँ, बिजनेस है क्या उसका, हाँ, कंसिडरेशन लिया क्या, नहीं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन वाला, विदाउट कंसिडरेशन वाला है, 7(1) के हिसाब से वो सप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहां पे आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा, बिजनेस के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, तो ही सप्लाई होगा कोई ट्रांजैक्शन 7(1) के हिसाब से। अच्छा एक चीज और बताऊं, अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई चीज है तो वो सप्लाई हो सकती है, अपन बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे शेड्यूल 1 के हिसाब से, यहाँ खाली 4 आइटम दिए हुए हैं विदाउट कंसिडरेशन वाले, वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो सप्लाई होते हैं, उसके अलावा कोई भी सप्लाई नहीं होता। तो 7(1) के हिसाब से बताओ क्या क्या होना चाहिए सप्लाई होने के लिए, गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी अपन देख के आते हैं, गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विस किसको बोलते हैं, बिजनेस किसको बोलते हैं, कंसिडरेशन किसको बोलते हैं। दो एग्जाम में बिजनेस और कंसिडरेशन पे तो जनरली कभी एक आध बार कोई एक एडजस्टमेंट जो पूछा है वो मैं आपको बता दूंगी कंसिडरेशन पे, बाकी क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं। गुड्स या सर्विसेज पे अगेन जो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसमें एक आध एडजस्टमेंट कभी पूछ लिया तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा एडजस्टमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है, बट बाकी ये डेफिनेशन कुछ भी बस सिर्फ पढ़ लेनी है, मगप वगप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट ही मत करो इतना इजी कि आपसे कोई ऐसे डेफिनेशन वगैरह पूछे, ठीक है, अपन पढ़ ले रहे हैं ताकि अपने को पता रहे, ठीक है। देखो गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी मूव कर रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल आपको पता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोला इन्होंने, गुड्स बोल दिया। अब ये आईपैड हो गया, ये पेन हो गया, ये यहाँ पे लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सब गुड्स है, ठीक है, ये सब गुड्स क्यों है, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोला इन्होंने, गुड्स है, गुड्स है। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है भाई, मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, यही बस इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया, ये बात याद रखना, अपन अभी थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोला, ये भी बात याद रखना, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बोला, इसका डिटेल डिस्कशन थोड़ा आगे अपन शेड्यूल 3 में करेंगे, ठीक है, बाकी कुछ काम की बात नहीं है। ग्रोइंग क्रॉप आता है गुड्स में, ग्रास और थिंग जो भी अटैच्ड है यहाँ पे, कहाँ पे, लैंड में, अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, तो ये कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बात है, गुड्स क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है प्रॉपर्टी वो गुड्स होती है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से हटा दिया, गुड्स की डेफिनेशन से हटा दिया, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज के अलावा बाकी सब सर्विस। अब एक एक चीज पढ़ते हैं, एनीथिंग अदर देन गुड्स मतलब एवरीथिंग अदर देन गुड्स,
गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन क्या हुए, सर्विस हुए। शेड्यूल 2 में अपन पढ़ेंगे अभी यहाँ पे डिटेल में, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आपको आए वो क्या है, ट्रांजैक्शन सर्विस का रहेगा भाई, सर्विस का रहेगा, ठीक है। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, भाई मनी एंड सिक्योरिटीज को सर्विस से भी बाहर कर दिया, गुड्स से भी बाहर कर दिया था, सर्विसेज से भी बाहर कर दिया, मतलब नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगता भाई। ट्रांजैक्शन इन मनी में, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी में कोई जीएसटी नहीं लगता। ट्रांजैक्शन इन मनी क्या हुआ, जैसे कि अपन बैंक में गए, अपन ने डिपॉजिट किया पैसा, विड्रॉ किया पैसा, तो क्या हो गया वो ट्रांजैक्शन इन मनी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी। लोन लिया अपन ने बैंक से, बैंक ने अपने को लोन दिया, क्या हो गया, ट्रांजैक्शन इन मनी, पैसे दिए, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी क्या हो गया, अपन ने परचेज किया, सेल किया, किसका, स्टॉक्स का, शेयर्स का, डेरिवेटिव्स का। ट्रांजैक्शन इन व्हाट, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये मनी और सिक्योरिटी में कई बार आपको दे देते हैं ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ शेयर का एक एडजस्टमेंट आपको दे दिया, तो आपको क्या करना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में आया तो आपको क्या करना है, उस पर जीएसटी नहीं लगाना है, बता देना है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी इज एप्लीकेबल। समझी बात, ठीक है। उसके बाद सो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स, क्या आता है इसमें, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी के लिए, इसके बाद मैं लास्ट पार्ट पढ़ रही हूँ फिर बीच का पढ़ेंगे। सो एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, जिसके लिए अलग से सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया वो सर्विस में आ जाएगा। क्या बोला उन्होंने, यूज ऑफ मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर दिया है, वो किस में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। जैसे कि बैंक ने आपको लोन दिया, वो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया, उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट जो बैंक ने प्रोसेसिंग फीस लगाई वो क्या है, यूज ऑफ मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज की है क्या, यस, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, इट इज व्हाट, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। या और कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, या आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज कर रहे हो जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, उसे सर्विस बोला। मतलब कि समझो एग्जांपल से, आपने मेरे को यूएसडी दी, ठीक है, 100 यूएस डॉलर्स आपने मेरे को दिए, मैंने आपको क्या दिया, उसके बदले में कैश दे दिया, आईएनआर दे दिया, ये क्या हो गया, दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी। आपने मेरे को क्या दिया, एक करेंसी दी, मैंने आपको दूसरी करेंसी दी, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी। बट मैंने कमीशन चार्ज किया फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर वन करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर करेंसी डिनोमिनेशन के लिए मैंने क्या किया, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया क्या, यस, तो उस कमीशन पे जीएसटी लग जाएगा, कमीशन पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, सर्विस में क्या आता है, इट इंक्लूड्स फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को फैसिलिटेट अरेंज करने के लिए भी अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो भी इस पे आता है, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन करके बताया, एक्सप्लेनेशन में बताया, ठीक है। पहले क्या हुआ था, इन्होंने यहाँ पे ये जो नीचे पॉइंट लिखा है इसमें खाली यूज ऑफ मनी लिखा था, तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि भाई सिक्योरिटीज का क्या है, सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट अरेंज किया उसका क्या, तो गवर्नमेंट ने बोला इसमें वो भी आता है भाई, इसमें वो भी आता है। तो अगर कुछ यहाँ पे फैसिलिटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो भी सर्विस में आएगा। एग्जाम्पल से समझो, अपन ने सेल ऑफ शेयर किया, दैट इज व्हाट, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी। पर क्या अपन ने क्या किया यहाँ पे, अब ब्रोकिंग फीस चार्ज करी, ब्रोकिंग फीस चार्ज करी, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, यस, देन इट इज लायबल फॉर जीएसटी, then it is liable for GST, it will be supply of service, supply of service। देखो अब ये वही एग्जांपल है जो भी मैंने आपको बताया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, अपनी क्या बात हुई, क्या है, ट्रांजैक्शन इन मनी, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी विल बी चार्ज। अपने को बस इतना ही लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिया, डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, आपको क्लियरली लिख देना है यही बात, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस, भाई प्रोसेसिंग फीस क्या है, सेपरेट कंसिडरेशन, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, it is supply of service, it is separate consideration is charged। conversion of currency, एक करेंसी से दूसरे करेंसी अपन ने चेंज किया, अपन ने अभी बात करी, it is what, it is transaction in money, neither goods nor service, no GST will be charged। उसके बाद commission for conversion of currency, it is a separate consideration by, it is supply of service, it is supply of service, GST चार्ज कर देना है। अपने को कभी भी एग्जाम में दिया कमीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, अपने को GST चार्ज कर देना, लिख देना, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद में सेल परचेज ऑफ स्टॉक शेयर डेरिवेटिव्स, अपन ने परचेज किया क्या, स्टॉक शेयर और डेरिवेटिव्स, तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा।
जीएसटी नहीं लगेगा। देन एक्शनेबल क्लेम अपन अभी देखे क्या है, गुड्स है, उसके आगे का अपन बाद में पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 में जाएंगे तब। एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, बट अभी शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तब बाकी का डिटेल में समझेंगे बात। तो आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाता है, बट मनी और सिक्योरिटीज को बाहर किया, एक्शनेबल क्लेम उसमें आ जाता है। सर्विस की डेफिनेशन में एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज है, बट उसमें क्या आ जाता है, यूज ऑफ मनी के लिए अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो सर्विस होता है, या कन्वर्जन किया करेंसी का, एक करेंसी से दूसरे करेंसी, वो सर्विस में आ जाता है, या आपने क्या किया, फैसिलिटेट अरेंज किया है क्या ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, तो वो भी सर्विस में आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभार फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक आध एडजस्टमेंट ये वाले पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन इन मनी सिक्योरिटीज वाले। तो आई होप इट इज क्लियर। मगअप नहीं करना है भाई, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट एक आध एडजस्टमेंट कभी कभार पूछ लेते हैं। तो अपन यहाँ पे किधर से आए थे, 7(1) से आए थे क्या, क्यों आए थे, उसने क्या बोला था, सप्लाई का होता है, गुड्स का होता है या सर्विस का होता है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया गुड्स या सर्विस, गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन अपन ने देख लिया, गुड्स एंड सर्विस की। अब बिजनेस के लिए होना चाहिए क्या, बिजनेस के लिए होगा तभी सप्लाई होगा 7(1) के हिसाब से। दो डेफिनेशन बिजनेस की आपसे कभी पूछी नहीं है, एग्जाम में पूछते भी नहीं है, बट एक बार जस्ट अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन। सो बिजनेस में क्या आता है, क्या बात हुई थी, देखो 7(1) में यहाँ पे सप्लाई कब माना जाता है, 7(1) के हिसाब से ट्रांजैक्शन यहाँ पे सप्लाई आपका गुड्स का हो या सर्विस का हो, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो बिजनेस मतलब क्या, अब बिजनेस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या डेफिनेशन बोलती है, बिजनेस इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें दी है, सभी कुछ आ गया बिजनेस में, ऐसे देखा जाए तो सब कुछ ही आ गया। ठीक है, एक बार बस समझ लेना है, याद नहीं करना है। सो बिजनेस में क्या क्या आएगा, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, गुड्स से रिलेटेड होता है भाई, गुड्स में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गुड्स का ट्रेड हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। सो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, सर्विस से रिलेटेड बात हो गई, वोकेशन कोई एजुकेशनल एक्टिविटी है वो हो गई, एडवेंचर टूरिस्ट प्लेस, वेजर इज प्लेस ऑफ बैट और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो ना, कोई भी एक्टिविटी हो, गुड्स की सर्विस से रिलेटेड कुछ भी कोई भी एक्टिविटी, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, यहाँ पे एडवेंचर हो, वेजर हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वेदर और नॉट देयर इज अ पिक्यूनरी बेनिफिट, पिक्यूनरी बेनिफिट मतलब वेदर प्रॉफिट मोटिव एग्जिस्ट और नॉट, आपका प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस हो गया, आपने ट्रेड किया बिजनेस हो गया, आपने मैन्युफैक्चर किया यहाँ पे बिजनेस हो गया, चाहे आपका प्रॉफिट मोटिव है, आप बोलोगे कि नहीं मेरे तो प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने एक्टिविटी करी, ये बिजनेस हो गया। ठीक है, आप मोबाइल की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट मोटिव है कि नहीं है, ये बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया ए पॉइंट से। फिर एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए अबव, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी को भी इन्होंने बोला बिजनेस हो गया, मतलब मेन एक्टिविटी नहीं है वो आपकी, इंसिडेंटल एक्टिविटी, एंसिलरी एक्टिविटी, जैसे कि मोबाइल शॉप वाला, अब उसके यहाँ पे बहुत सारा पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसने बोला कि बेचो इसको, स्क्रैप करो, नया बढ़िया बनाएंगे अपन अपना शोरूम, नया फर्नीचर खरीदेंगे। तो जो उसने पुराना फर्नीचर बेचा वो क्या यहाँ उसकी मेन एक्टिविटी नहीं, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी है क्या, हाँ मोबाइल शॉप का फर्नीचर बेच रहा है, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी टू ए अबव है, तो वो भी क्या हो गया, बिजनेस होगा, बोलेंगे बिजनेस हो गया। ठीक है, उसको स्क्रैप पे बेचा, उसको 5,000 रुपए आए तो उस पर भी जीएसटी लगेगा भाई, उस पर भी जीएसटी उसको पे करना रहेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव वेदर नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन चाहे वॉल्यूम हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो ना हो, कंटिन्यूटी हो ना हो, रेगुलरिटी हो ना हो, मतलब रेयर टू रेयर ट्रांजैक्शन इन्होंने क्या बोला भाई, बिजनेस है, रेयर टू रेयर ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक फर्नीचर शॉप वाला, उसने बहुत बढ़िया फर्नीचर शॉप बनाई, उसका फ्रेंड आया, बोला यार तेरी शॉप तो बहुत बढ़िया लग रही है, मेरे को भी ऐसी ही शॉप बनानी है। तो उसने बोला कि मैं दे दूंगा तुझे कंसल्टेंसी की, कैसे बना सकते हैं ऐसी शॉप। तो उसने बोला ठीक है, बोले पर मैं 50,000 रुपये लूंगा, हाउ टू सेटअप अ फर्नीचर शॉप। बोला भाई ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 50,000 रुपये तो ले लेना। तो क्या ऐसे उसके फ्रेंड्स उसको रोज बोलते होंगे क्या, उसकी रेगुलर ये चीज़ है, नहीं, उसने वंस इन अ वाइल 2-3 साल में कोई एक फ्रेंड आया, उसने ऐसी चीज़ उससे बोली। ठीक है, तो रेयर टू रेयर ट्रांजैक्शन भी उन्होंने क्या बोला कि भाई बिजनेस में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबव, चाहे वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी हो या ना हो, वो भी बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सप्लाई कर रहे हो आप, एक्वायर कर रहे हो गुड्स,
इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। भाई अब बिजनेस आप 1 अक्टूबर से चालू कर रहे हो, ठीक है, 1 अक्टूबर से शुरू कर रहे हो, बट बिजनेस शुरू होने के पहले कुछ आप यहाँ पे गुड्स ले रहे हो, कैपिटल गुड्स ले रहे हो, कुछ सर्विसेज ले रहे हो, तो यहाँ पे कमेंसमेंट के पहले सर्विसेज वगैरह ले रहे हो, गुड्स ले रहे हो, या क्लोजर के बाद में जो गुड्स वगैरह बच गए वो सप्लाई वगैरह कर रहे हो, तो उसको भी बोला बिजनेस के लिए ही है भाई, उसको भी बोला बिजनेस के लिए ही है, ठीक है। ऑब्वियसली 1 अक्टूबर से आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, आप उसके पहले से कुछ चीजें लेते रहोगे, आप 1 महीने पहले से आप कुछ चीजें ले रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले से ले रहे हो, तो बिजनेस से रिलेटेड ही माना जाएगा उसे, बिजनेस से रिलेटेड ही माना जाएगा। उसके बाद कोई क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है, सो प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटी बेनिफिट टू इट्स मेंबर एज द केस में भी। तो यहाँ पे कोई क्लब एसोसिएशन क्या कर रहा है भाई, अब उसने क्या किया अपने मेंबर से, अब क्लब वगैरह की आपने कोई मेंबरशिप ली, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपको फीस देनी पड़ रही है साल की 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो वो भी इन्होंने क्या बोला कि भाई वो क्या हो जाएगा, वो भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो कोई क्लब एसोसिएशन सोसाइटी क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एनी अदर कंसिडरेशन ले रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स से, तो उससे भी क्या बोला, बिजनेस के लिए होगा। जैसे कि क्लब ने आपसे मेंबरशिप फीस ली साल भर की 5 लाख रुपए, उसके अगेंस्ट वो आपको क्या दे रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रेस्टोरेंट फैसिलिटी, बैंक्वेट हॉल, ओपन ग्राउंड, अकोमोडेशन, बहुत सारी चीजें, लाइब्रेरी, ये सब चीजों का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो ये उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये भी क्या होगा, बिजनेस के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा, ठीक है, कंसिडरेशन लिए बिजनेस के लिए होगा भाई, इस पे जीएसटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस, आपकी एग्जाम हो गई, आप सबने प्लान बनाया फ्रेंड्स ने, चलो अपन कहाँ चलते हैं, मूवी चलते हैं, पीवीआर गए आप लोग मूवी, ठीक है, या आप लोग क्या गए, इमेजिका वाटर पार्क गए आप लोग सब, तो वहां पे क्या हुआ, वाटर पार्क में आपने 1000 रुपीज की टिकट ली, तो वो क्या है, एडमिशन किया क्या आपका, फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रेमाइसेस, कोई प्रेमाइसेस में एडमिशन के लिए आपको पैसे दिए आपने, तो वो भी क्या बोला, बिजनेस के लिए हो जाएगा भाई, बिजनेस के लिए हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। पीवीआर मूवी देखने गए, आपको प्रीमाइसेस में एंट्री एडमिशन के लिए चार्जेस लिए, आपको क्या लग जाएगा यहाँ पे, इसको बिजनेस के लिए बोला जाएगा, बिजनेस के लिए बोला जाएगा, इन सब पे जीएसटी लगेगा भाई, जीएसटी लगेगा। उसके बाद सर्विस सप्लाई कर रहा है कोई पर्सन एज होल्डर ऑफ ऑफिस, वो होल्डर ऑफ ऑफिस है जो उसने एक्सेप्ट किया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन, अपने ट्रेड प्रोफेशन या वोकेशन के चलते वो कहीं का होल्डर ऑफ ऑफिस बना है, तो वो क्या बोला इन्होंने, वो भी भाई बिजनेस के लिए आ जाएगा, बिजनेस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई एडवोकेट को अपॉइंट किया यहाँ पे एज मेंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देन एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, रेस क्लब की सारी एक्टिविटीज जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पे बिजनेस के लिए मानी जाएगी। इसके आगे का पॉइंट इंक्लूडिंग है, मेन पॉइंट क्या है, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, कभी रेस क्लब की एक्टिविटी आई तो भाई उसको बिजनेस के लिए माना जाएगा, बिजनेस के लिए माना जाएगा। इंक्लूडिंग क्या हो सकती है, टोटलाइजर की हो सकती है, बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, कोई भी एक्टिविटी हो, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब क्या है, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए मानी जाएगी। उसके बाद कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जो कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज है, जिसमें एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज है, वो भी क्या बोला, बिजनेस के लिए होगी। भाई गवर्नमेंट भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये भी बिजनेस के लिए होगी, ये भी बिजनेस के लिए होगी, ठीक है। इसका आगे का डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। तो बिजनेस में क्या क्या आता है, कोई भी ट्रेड, मैन्युफैक्चर, यहाँ पे कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, आप ये सारी चीजें कर रहे हो, वेदर और नॉट देयर इज अ पिक्यूनरी बेनिफिट। सेकंड, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी वहां पे आ जाती है। थर्ड, रेयर टू रेयर ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में आ जाते हैं। उसके बाद आपने बिजनेस शुरू होने के पहले और बिजनेस के क्लोजर के बाद में कोई भी आपने सप्लाई किया हो या एक्वायर की हो कैपिटल गुड्स वगैरह, वो भी क्या बोला जाएगा कि बिजनेस से रिलेटेड ही है, बिजनेस से रिलेटेड ही है। उसके बाद कोई क्लब है, एसोसिएशन है, उसने अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन फीस ली, सब्सक्रिप्शन फीस ली, वो भी क्या बोला जाएगा, बिजनेस के लिए ही है। उसके बाद में आप कोई प्रीमाइसेस में यहाँ जाने के लिए आपसे कोई एंट्री टिकट वगैरह ली, तो वो भी किस चीज के लिए बोला जाएगा, बिजनेस के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आप कोई होल्डर ऑफ ऑफिस हो, होल्डर ऑफ ऑफिस आप हो गए एज योर ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन, वो भी आप क्या बोला जाएगा, आपके बिजनेस में ही माना जाएगा। उसके बाद में कोई सारी एक्टिविटीज रेस क्लब की एक्टिविटीज, सारी रेस क्लब की, वो भी बिजनेस के लिए। उसके बाद सारी एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कर रही है, जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो भी बिजनेस के लिए, वो भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसको सिर्फ याद नहीं करना है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ी गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस एंड बिजनेस।
एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे कंसिडरेशन, उसके बाद कहां जाएंगे, वापस सेक्शन 7 पे चलेंगे। कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, देखो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगी, इसमें कोई 1 या 2 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो, ठीक है। वो एग्जाम में आपको कैसे पूछे जा सकते हैं वो अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या बोल रहे हैं, अगेन किससे रिलेशन पे बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, कंसिडरेशन किसको बोलेंगे। तो भाई कोई भी पेमेंट किया है आपने, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या करने वाले हो, कोई भी पेमेंट या तो किया है या करने वाले हो, चाहे मनी में करो या अदरवाइज करो, ठीक है। तो मनी में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, तो वेदर मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू हो सकता है, इंड्यूसमेंट ऑफ हो सकता है, ठीक है। वो तो ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट किसके लिए पैसा दे रहे हो, किसके लिए पैसा दे रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के लिए कोई पेमेंट हुआ है या होने वाला है, मनी या अदरवाइज में, चाहे रिसिपिएंट करे या कोई भी पर्सन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए भाई। रिसिपिएंट दे तो ठीक, कोई और दे तो भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेदर बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सब्सिडी जो देती है गवर्नमेंट, जो सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, इन्होंने क्या बोला, वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो कंसिडरेशन नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा कि कोई भी पेमेंट यहाँ पे किया है या करने वाले हो, मनी में करो या अदरवाइज करो, रिसिपिएंट करे या कोई और करे, बट इसमें क्या नहीं आता है, सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है वो नहीं आता है। एक तो ये बात हो गई। सेकेंड बात भी सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या बोला, मॉनेटरी वैल्यू है कोई एक्ट की या फॉरबेरेंस की, कुछ करने की या कुछ ना करने के लिए, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। आपने कोई एक्ट किया है या आप कुछ नहीं करने वाले, उसका मॉनेटरी वैल्यू। सो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट या फॉरबेरेंस, अगेन वही बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या इन इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, चाहे रिसिपिएंट करे या कोई और पर्सन करे, बट इसमें भी क्या नहीं लेंगे, बट शेल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को नहीं लेंगे, सब्सिडी को नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे देखो डायग्राम एक बार, कंसिडरेशन में क्या आता है, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई, यहाँ एरो कर लो, बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं बोला है, कंसिडरेशन नहीं बोला है, ठीक है। ये एक बात हो गई। इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या, however deposit given in respect of supply shall not be considered as payment for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। डिपॉजिट को इन्होंने बोला कि भाई डिपॉजिट को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे अनलेस सप्लायर उसको अप्लाई कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पे फ्लैट रेंट पे लिया, रेंट पे लिया, सप्लायर ने आपसे क्या लिया, 30,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है समझ लो, सप्लायर ने आपसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट लिया। तो जब आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दे रहे हो, ये डिपॉजिट को इन्होंने बोला कि ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता, इसीलिए वो कंसिडरेशन है ही नहीं, वो कंसिडरेशन है ही नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। परंतु अब आपने बाद में रेंट नहीं पे किया 2-3 महीने, तो सप्लायर ने क्या किया, इस डिपॉजिट को टुवर्ड्स रेंट क्या कर दिया, उसने अप्लाई कर दिया। तो उस केस में जब वो रेंट के लिए वो डिपॉजिट को अप्लाई करेगा, उस टाइम उसको कंसिडरेशन मानेंगे, उस टाइम उसको कंसिडरेशन मानेंगे, फिर लग जाएगा जीएसटी। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में अपने को क्या याद रखना है, कंसिडरेशन क्या है, पेमेंट इन मनी हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कोई एक्ट हो सकती है, फॉरबेरेंस हो सकती है, मतलब कुछ ना करने के या कुछ ना करने की यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो, रिसिपिएंट से या किसी और पर्सन से पैसा आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें क्या नहीं लेंगे, जो भी डिपॉजिट है उसको पेमेंट कब मानेंगे, जब सप्लायर उसको अप्लाई करता है एज कंसिडरेशन, एज कंसिडरेशन, ठीक है। तो डिपॉजिट का एडजस्टमेंट एक आध दो बार पूछा गया है, डिपॉजिट का एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं। और सेकेंड चीज क्या पूछी जा सकती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडरी, भाई वो कंसिडरेशन ही नहीं, वो कंसिडरेशन ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक चीज अपने को याद रखने की। तो ये 4 चीजें अपन ने पढ़ी, ये अपन जब सब्सिडी वाला पॉइंट पढ़ेंगे वैल्यू वाले चैप्टर में, तब अपन एक बार वापस से ये पॉइंट रेफर करेंगे, ठीक है। तो 4 चीजें पढ़ी अपन ने, क्या, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, बिजनेस की डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अब आते हैं अपन सेक्शन 7 पे वापस। देखो क्या बात हुई, अपन 7(1)(a) से गए थे। 7(1)(a) ने क्या बोला, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स या सर्विसेज।
गुड्स या सर्विसेज पर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए एंड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो उसको सप्लाई बोल देंगे, तो उसको सप्लाई बोल देंगे। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट 71AA आया। 71AA ने क्या बोला कि भाई सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या आता है, एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन। एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। कौन कर रहा है, अदर देन इंडिविजुअल कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। क्या बोला उन्होंने, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा जो भी। टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट, किसके लिए एक्टिविटी ट्रांजैक्शन कर रहा है, अपने ही मेंबर, अपने ही कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए कर रहा है, ठीक है। और वाइजा वर्सा, या मेंबर या कॉन्स्टिट्यूट्स है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कैश में हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट में हो सकता है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हो सकता है, उसे सप्लाई बोलेंगे। क्या बोला, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, किसके लिए, अपने ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए कर रहे हैं, या वाइज वर्सा, किस चीज के लिए, कैश के लिए हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट के लिए हो सकता है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हो सकता है, उसे क्या बोला, सप्लाई हो जाएगा भाई, सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई हो गया मतलब जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर के लिए कुछ कर रहा है, उनसे कैश लिया उन्होंने, तो उसको क्या बोल दिया, सप्लाई हो गया। सप्लाई हो गया मतलब जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। और क्या बोला इन्होंने कि क्लैरिफाई किया कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, कहीं कुछ भी लिखा हो, कोई लॉ में, कोई जजमेंट में, कोई डिग्री में, कोई कोर्ट में, कोई ट्रिब्यूनल में, कोई अथॉरिटी में, कहीं कुछ भी लिखा हो ना भाई, कहीं कुछ भी लिखा हो, ये जो पर्सन है यहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल और इसके मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट को टू सेपरेट पर्संस माना जाएगा, दो अलग अलग लोग है माना जाएगा। ये जो पर्सन है मतलब जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और ये जो इसके मेंबर कॉन्स्टिट्यूट है, इन्हें अलग अलग पर्सन माना जाएगा। दे आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन, और माना जाएगा कि ये एक्टिविटी ट्रांजैक्शन क्या है, एक जन ने दूसरे जन को दी है, एक जन ने दूसरे जन को दी है, ठीक है। तो अब ये देखो दिक्कत क्या थी, अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत डिटेल पॉइंट था। पहले ये क्या हुआ था कि ये पॉइंट था ही नहीं, 71AA पहले था ही नहीं, जब जीएसटी आया था तब ये था ही नहीं, और इस पे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि ये जो चीज यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, इसको सप्लाई मानना है कि नहीं मानना है। और इसमें बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, ये सारी चीजें कोर्ट ने बहुत सारे यहाँ पे क्या किए, ऑर्डर वगैरह पास किए। तो अब फाइनली गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अपने को इसको सप्लाई तो मानना है, तो अपन क्या करें, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, यहाँ पे एक क्लॉज डाल दिया, सेक्शन 7(1) में AA उन्होंने क्लॉज डाल दिया। उन्होंने बोला अब कोई भी कोर्ट डिग्री जहां लिखा है, जिन्होंने जो जजमेंट दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा बहुत सिंपल सा बोलना है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पर्सन है। कौन, यहाँ पे जो भी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ भी हो सकता है, और जो उसके मेंबर कॉन्स्टिट्यूट है, ये अलग अलग पर्सन है, और कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुआ तो माना जाएगा एक ने दूसरे को यहाँ पे एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो दी यहाँ पे दी है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। 71AA में क्या बात हुई है, ये देखो, सेवन वन डबल ए क्या बोलता है, 71AA बोलता है यहाँ पे एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल, उसने क्या किया है, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन किया है, किसके लिए, अपने ही मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट के लिए, या वाइज वर्सा ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, ठीक है। किस चीज के लिए, कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो इसको क्या बोल देंगे, सप्लाई बोल देंगे, सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। अपन सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या क्या सप्लाई होता है। तो ये किसने बोला, 71AA ने बोला। 71A थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसने क्या बोला था, सप्लाई किसका होता है, गुड्स का होता है या सर्विसेज का होता है, बिजनेस के लिए होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। 71AA ने क्या बोला वो अपन ने देख लिया। अब आगे आएंगे, अब नेक्स्ट क्या, 71B। 71B क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई पढ़ रहे हैं अपन, सप्लाई इंक्लूड्स क्या, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सर्विसेज इंपोर्ट किया आपने, सर्विसेज इंपोर्ट की, गुड्स की बात नहीं कर रहा है भाई। देखो गुड्स का इंपोर्टेशन कस्टम से गवर्न होता है, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस। तो क्या की सर्विसेज इंपोर्ट करी, अच्छा, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो दिया आपने, फॉर अ कंसिडरेशन की, वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिजनेस टेस्ट जरूरी नहीं है 71B के हिसाब से सप्लाई होने के लिए। सो 71B के हिसाब से सप्लाई कब होगा, अपन ने इंपोर्ट करी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बढ़िया अपना ऑफिस बना रहे हो, तो आपने कोई आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, लंदन में आर्किटेक्ट है, आपने उसकी सर्विसेज ली, ठीक है, क्या की, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली,
ठीक है, 5 लाख रुपए आपने उसको दिए फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए नहीं होता अगर फॉर एग्जाम्पल, तो भी इसे क्या बोला था, सप्लाई तो बोल दिया। एक बार तो 7(1) के हिसाब से सप्लाई बोल दिया। ठीक है, बाकी इंपोर्ट का डिस्कशन आगे करेंगे। सो 7(1) के हिसाब से सप्लाई होने के लिए आपने अगर इंपोर्ट करी है सर्विसेज, कंसिडरेशन दिया है वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई हो जाता है, तो वो सप्लाई हो जाता है। उसके बाद आते हैं 7(1) पे। 7(1) बोला अच्छा एक्टिविटीज जो स्पेसिफाइड है कहाँ, शेड्यूल 1 में। एक्टिविटीज जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, वो 4 एक्टिविटी सप्लाई हो जाएगी जो शेड्यूल 1 में दी है। 7(1) हमको कहाँ लेके गया, वो 7(1) हमको लेके गया शेड्यूल 1 में। 7(1) बोल रहा है कि भाई जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई हो जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा। अपन सप्लाई इंक्लूड्स ही पढ़ रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स ही पढ़ रहे हैं, तो वो बोल रहा है सप्लाई हो जाएगा। चलो अब शेड्यूल 1 में चलते हैं, ये आगे का पार्ट बाद में पढ़ेंगे। सो शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है तो भी ये 4 एक्टिविटीज सप्लाई होगी, शेड्यूल 1 बोल रहा है। अच्छा, अब जैसे एग्जाम में अपने को कभी भी विदाउट कंसिडरेशन वाला कोई पॉइंट आया, तो अपने को क्या देखना है कि वो शेड्यूल 1 में फॉल होता है क्या। अगर कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन वाली है और अगर शेड्यूल 1 में फॉल हो रही है, मतलब सप्लाई है, सप्लाई है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अपने को विदाउट कंसिडरेशन जहां भी दिखा अपने को शेड्यूल 1 में आने का है, शेड्यूल 1 में आने का है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। पहली एक्टिविटी आपने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोजल कर दिया, किसका, बिजनेस के एसेट का। परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस का एसेट, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, जिसपे आपने आईटीसी लिया था, जिसपे आपने आईटीसी लिया था। अब आप क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो। शेड्यूल 1 में जो भी 4 एक्टिविटी अपन देखेंगे विदाउट कंसिडरेशन, आपने फ्री में डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस का एसेट। मैंने एसी खरीदा था, ठीक है, मेरे यहाँ पे ये जो एसी लगा हुआ है, ये मेरे यहाँ पे ऑफिस के लिए मैंने खरीदा था। जब मैंने खरीदा था तो ये एसी आया था 50,000 रुपए का, इस पे मैंने 5,000 रुपए का जीएसटी था, तो मैंने आईटीसी लिया था, आईटीसी लिया था 5,000 रुपए का। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ इस एसी को, मैंने किसी मेरे फ्रेंड को दे दी। ठीक है, एसी फ्री में दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने फ्रेंड को दे दी। तो क्या किया मैंने, क्या मैंने परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट किया, फिर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, यस। विदाउट कंसिडरेशन किया, यस, तो सप्लाई हो जाएगा, तो वो सप्लाई हो जाएगा। अब सप्लाई हो जाएगा मतलब जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब आप पूछोगे मैम किस वैल्यू पे लगेगा, तो वो अपन वैल्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई होता है कि नहीं होता है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो सप्लाई है कि नहीं वो ये इस चैप्टर में अपन समझेंगे। और विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस में अपने को वैल्यू क्या लेनी है, वो अपन वैल्यू वाले चैप्टर में समझेंगे, डिटेल से वहां पे। आई बात समझ में। तो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट कर रहे हो, शर्त यह है कि आईटीसी अवेल किया है, तो वो सप्लाई हो जाएगा, तो वो सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब अगर मैंने एसी खरीदा था तब मैंने आईटीसी लिया ही नहीं था, तो फिर कोई सप्लाई नहीं होगा, तो सप्लाई नहीं होगा। यहां पे कंडीशन ही वो है, सप्लाई कब होगा, जब आपने आईटीसी लिया है और आप अभी परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। आई क्या समझ में बात। देखो अब ये देखो, 4 अलग अलग सिचुएशन एग्जाम में अपने को पूछी जा सकती है। जैसे कि ये देखो, एसेट आपने परचेस किया, जब आपने एसेट परचेस किया, आईटीसी अवेल्ड एंड सोल्ड। ठीक है, आपने आईटीसी अवेल किया था पहले और अब बेच रहे हो, बेच रहे हो विथ कंसिडरेशन, बेच रहे हो, सोल्ड विथ कंसिडरेशन है, तो उस केस में तो सप्लाई हो जाएगा। किसके हिसाब से, अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, कंसिडरेशन है तो 7(1) के हिसाब से ही सप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है उसमें। आईटीसी अवेल किया था, अब आप सोल्ड कर रहे हो, उसको बेच रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, या सेलिंग इट विदाउट कंसिडरेशन, बट आईटीसी लिया था, तो क्या सप्लाई होगा, यस। इट इज परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, जहां आपने आईटीसी अवेल किया था। तो ये हो जाएगा, किसके हिसाब से हो जाएगा, शेड्यूल 1 के हिसाब से हो जाएगा। ये शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। अब आपने आईटीसी अवेल ही नहीं किया था, आईटीसी अवेल नहीं किया था और अभी बेच रहे हो, विथ कंसिडरेशन बेच रहे हो, पैसा लेने वाले हो आप। ठीक है, एसी जो था 50,000 में खरीदा था, आईटीसी उस पर अवेल नहीं किया था, अभी आप उसको 20,000 में बेच रहे हो, 20,000 में बेच रहे हो, तो भाई सप्लाई हो जाएगा ना, किसके हिसाब से, 7(1) के हिसाब से। विथ कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 में आना ही नहीं है, 7(1) के हिसाब से ही सप्लाई हो जाएगा। अपन ने पहले पढ़ा 7(1) के हिसाब से ही सप्लाई हो जाएगा। बट अगर विदाउट कंसिडरेशन आप बेच रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हो और आईटीसी भी अवेल नहीं किया था, तो फिर सप्लाई नहीं होगा,
क्योंकि 7(1)(a) तो नहीं लगेगा, कंसिडरेशन नहीं है, तो शेड्यूल 1 भी नहीं लगेगा क्योंकि आईटीसी अवेल नहीं किया, आईटीसी अवेल नहीं किया। तो ठीक है, किस टाइप पे क्या होगा ट्रांजैक्शन, आपको यहाँ पे आपको देखना है, दो चीजें देखनी है कि भाई कंसिडरेशन का क्या है, आईटीसी अवेल का क्या है, उसके हिसाब से आपको देखना है कि सप्लाई होगा कि नहीं होगा और कौन से सेक्शन के अंडर होगा ये। ठीक है, 7(1)(a) के हिसाब से होगा कि यहाँ पे शेड्यूल 1 के हिसाब से होगा, वो आपको टेस्ट करना है। तो ये 4 अलग अलग टाइप के केस स्टडी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो शेड्यूल 1 ने क्या बोला, सप्लाई किसको बोला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब आगे आएंगे। अच्छा, ये बिजनेस एसेट में दोनों आते हैं, कैपिटल एसेट भी आता है, स्टॉक इन ट्रेड भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई कर रहे हो, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, किसके बीच में, बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, देखेंगे वो। व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये क्या बोल रहा है, देखो अभी ये दोनों डेफिनेशन समझेंगे, पहले पॉइंट समझो क्या है। आपने गुड्स सप्लाई किया या सर्विसेज सप्लाई की, किसको, या तो रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, या तो रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन, ऑब्वियसली शेड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को आप क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज, तो इन्होंने क्या बोल दिया भाई, सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई हो जाएगा मतलब जीएसटी लग जाएगा, मतलब रिलेटेड पर्सन को मैंने कुछ फ्री में भी दे दिया। ठीक है, मेरा मोबाइल का काम है, मैंने 50 मोबाइल अपने रिलेटेड पार्टी को फ्री में भेज दिए, तो भी उन्होंने क्या बोला, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। या मैंने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को यहाँ पे फ्री में ही भेज दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चार्जेस के, तो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। अब एक बार मतलब समझते हैं रिलेटेड पर्सन का, डिस्टिंक्ट पर्सन का। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब पहले अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से, देखो फिर आते हैं उसके डिस्कशन और डेफिनेशन पे। देखो अभी तुमको पता है पैन नंबर इंडिया में एक ही होता है, ठीक है, एक कंपनी का एक ही पैन नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स का पैन नंबर एक ही रहेगा, पैन नंबर एक ही रहेगा, ठीक है, बट जीएसटी नंबर अलग अलग रहेंगे हर एक स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो अपन सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते हैं टाटा मोटर्स के 5 ऑफिस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद राजस्थान में है, फिर उसके बाद एमपी में है, फिर उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एग्जांपल, दो चीजें समझेंगे इसमें। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, देखो टाटा मोटर्स का पैन नंबर एक ही रहेगा, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, सबका ऑब्वियसली पैन नंबर पूरा इंडिया का एक ही रहता है कंपनी का, बट जीएसटी नंबर जनरली स्टेट वाइज होते हैं। जनरली मतलब स्टेट वाइज तो होते ही हैं, स्टेट वाइज तो होते ही, बट अगर एक स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसका आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके लिए भी अलग ले सकते हो, उस पर अपन बाद में आते हैं, बट कम से कम स्टेट वाइज तो होते ही हैं। ये बात पक्की, राजस्थान का जीएसटी नंबर आपका अलग रहेगा, जीएसटीआईएन बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपका एमपी का जीएसटीआईएन नंबर अलग रहेगा, आपका गुजरात का जीएसटीआईएन नंबर अलग रहेगा, आपका महाराष्ट्र का जीएसटीआईएन नंबर अलग रहेगा, टाटा मोटर्स का। ये सब टाटा मोटर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। आई रिपीट, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे को सप्लाई करते हैं इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, उसको सप्लाई बोलेंगे एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1। देखो अब ये राजस्थान का जो टाटा मोटर्स है, ठीक है, ये महाराष्ट्र के लिए, एमपी के लिए, गुजरात के लिए, सबके लिए क्या है, ये एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि इन सब का पैन नंबर एक है, पैन नंबर एक है इनका, जीएसटी नंबर सबके अलग अलग रहेंगे स्टेट वाइज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो जीएसटीआईएन आपका स्टेट वाइज रहेगा। तो राजस्थान टाटा मोटर्स ने एमपी टाटा मोटर्स को कुछ यहाँ पे स्टॉक भेजा विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको भी क्या बोल दिया, सप्लाई, सप्लाई एज पर शेड्यूल 1, सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, आई बात समझ में। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो पहली तो बात हुई कि यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग, अगर आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेट में आपके ऑफिसेज हैं, उसके अलग अलग आपने रजिस्ट्रेशन लिए, वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब गुजरात में ही आप समझ लो आपके 2 ऑफिस है, एक सूरत में टाटा मोटर्स का, एक अहमदाबाद में। ठीक है, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट। उस केस में टाटा मोटर्स के पास क्या ऑप्शन रहता है,
for multiple place of business in a state, they can take one registration or they can take multiple registration. So if they want, they can take one registration for Surat and Ahmedabad. If they want, they can take two registration for Surat and Ahmedabad. अगर वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो अगेन एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हैं. और फॉर एग्जांपल सूरत से अहमदाबाद आपने कुछ ट्रांसफर किया तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, क्योंकि जीएसटी नंबर अलग अलग है. ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है. सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपने सूरत और अहमदाबाद के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, एक ही रजिस्ट्रेशन लिया. और अब अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद सूरत से अहमदाबाद आप कुछ स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो उस केस में उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक ही है, अलग अलग नहीं है भाई, अपने आप को ही दे रहे हैं ना, वो एक ही है. अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो सप्लाई हुआ, एक ही है उस केस में नहीं होगा. ठीक है, देखो अब एक बार समझेंगे. ये देखो नेक्स्ट पेज में डिस्टिंक्ट पर्सन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बढ़िया तरीके से. रजिस्ट्रेशन जीएसटी में पैन बेस्ड होता है. देखो रजिस्ट्रेशन जो अपना जीएसटी आईएन नंबर होता है 15 डिजिट का होता है, उसमें 20 के 10 डिजिट जो होते हैं 10 डिजिट्स वो अपने पैन नंबर होते हैं, पैन नंबर होते हैं. तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो पैन बेस्ड है. आपके पास पैन नंबर तो होना ही चाहिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. सप्लायर को कहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर ही ऑपरेट्स एंड मेक टैक्सेबल सप्लाई. जिन जिन स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर द सेम पैन. Further, he is normally required to obtain single registration in a state union territory. Generally एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बट अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक स्टेट में तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं या सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं ईच प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए. अपनी बात हुई है अभी अपन ने देखा एग्जांपल सूरत अहमदाबाद का. तो अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो देन इट इज एट योर ऑप्शन. एक रजिस्ट्रेशन लेना है एक ले लो, नहीं लेना है दो लेना है दो ले लो. ठीक है. The establishment of person with separate registration, whether same state or different state, are considered as distinct person. So जो भी establishment होते हैं आपके यहाँ पे person के जिसके अलग अलग registration जो है, एक पैन नंबर पे जितने अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं इन शॉर्ट. इन शॉर्ट, ठीक है. तो ये देखो डेफिनेशन क्या बोलती है. A person who has obtained or required to obtain more than registration, जिसने obtain किया है या जिसको requirement है obtain करने की, क्या यहाँ पे more than one registration, चाहे एक state union territory में चाहे अलग अलग state union territory में, चाहे एक state में चाहे अलग अलग state union territory में, उन सभी registration एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, distinct person होते हैं, distinct person होते हैं. ठीक है. So even if one branch is registered, another branch is not registered, देन ऑल्सो स्टॉक ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. तो भाई एक सूरत की ब्रांच आपकी रजिस्टर्ड है, ड्यू टू सम रीजन अहमदाबाद की ब्रांच को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट सूरत की ब्रांच अगर ट्रांसफर करिए अहमदाबाद को, वो रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली उसे क्या बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा. अब ये देखो एग्जाम्पल से समझो. स्टॉक ट्रांसफर के जनरली आपको केस स्टडीज पूछी जाती है. आपकी रजिस्टर्ड मुंबई में फैक्ट्री है, आपकी चेन्नई में शोरूम है, उन्होंने किसी ने भी एक दूसरे को यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर है इट विल बी डीम सप्लाई एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1. क्यों? क्योंकि ये आपका ही क्या है भाई, डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है. आपने एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया तो एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1 सप्लाई हो जाता है. आपकी पुणे में फैक्ट्री है, पुणे में फैक्ट्री है और आपकी नागपुर में शोरूम है, इनका आपने एक ही रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही जीएसटी आईएन नंबर है दोनों का. तो उस केस में अगर ट्रांसफर किया आपने पुणे की फैक्ट्री से नागपुर के शोरूम में कुछ ट्रांसफर किया, देन इट इज नॉट सप्लाई, देन इट इज नॉट सप्लाई, क्योंकि एक ही है ना भाई, अलग अलग नहीं है. ठीक है. सप्लाई कब होता है, जब एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग है वो जब एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई बोलेंगे, तो सप्लाई बोलेंगे एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1, पैरा 2 शेड्यूल 1. तो अपन ने इसका एक पार्ट समझे, क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है. गुड्स या सर्विसेज आप यहाँ पे रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो उसको सप्लाई बोल देंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन की केस देख रहे हैं अपन शेड्यूल 1. तो डिस्टिंक्ट पर्सन समझा, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं अलग अलग वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, और वो जब गुड्स या सर्विसेज एक दूसरे को सप्लाई करते हैं तो उसको सप्लाई बोल देते हैं इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. आई होप क्रिस्टल क्लियर इट इज. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की. इसको भी बस एक बार पढ़ लेना है डेफिनेशन को, बाकी कुछ ज्यादा नहीं. रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन. अच्छा देखो सारी डेफिनेशंस बाकी अपन आप एक्ट में आप देखोगे ना,
सेक्शन 2 में दी हुई होती है। खाली ये डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन की यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की आपकी सेक्शन 15 में दी हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन की सेक्शन 25 में। याद रखने की जरूरत नहीं, सेक्शन नंबर जस्ट आपको बता रही हूँ। बाकी सारी डेफिनेशंस आपकी एक्ट में आप देखोगे सेक्शन 2 में ही दी हुई होती है। अब देखो रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, तो पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। कब बोलेंगे किसी को भी रिलेटेड पर्सन? सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के या ऑफिसर है या डायरेक्टर है। मतलब एक्स जो है वो ऑफिसर है एबीसी कंपनी में भी, एक्स वाई जेड में भी, तो उस केस में एबीसी और एक्स वाई जेड को रिलेटेड पर्सन बोल देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या है, ऑफिसर या डायरेक्टर है वन अनदर बिजनेस में। उसके बाद पार्टनर्स है, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर है भाई, तो उस केस में भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या है, पार्टनर है कोई पार्टनरशिप फॉर्म एबीएन कंपनी में, तो उस केस में ए और बी को रिलेटेड बोल देंगे, ए और बी को रिलेटेड बोल देंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई उनको भी रिलेटेड पर्सन बोला है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एक्स एम्प्लॉयर है, वाई एम्प्लॉई है, तो इस केस में वो क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट, एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल्स और होल्ड्स। कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो ओन कर रहा है, या तो कंट्रोल कर रहा है, या होल्ड कर रहा है। ओन कर रहा है, होल्ड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है क्या, 25% या उससे ज्यादा क्या, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। जैसे कि प्रिया होल्ड कर रही है यहाँ पे 30% शेयर्स किसके, एबीसी लिमिटेड के, और 35% शेयर्स किसके, एक्सवाईजेड लिमिटेड के, तो इस केस में एबीसी और एक्सवाईजेड को रिलेटेड बोलेंगे। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि क्यू लिमिटेड का क्या है, डिसाइडिंग रोल है कॉर्पोरेट पॉलिसी वगैरह में, किसके, आर लिमिटेड के, आर लिमिटेड के। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों, इस केस में दोनों को क्या बोल दिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन। उसके बाद बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन, कोई तीसरा ही पर्सन उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। जैसे कि अल्फा लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है कॉम्पोजिशन क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बीटा का भी गामा का भी, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई कि ये बीटा और गामा जो है वो रिलेटेड हो जाएंगे, बीटा और गामा रिलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, टुगेदर वो दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ब्रीटा और ग्रीटा टुगेदर मार्गरीटा लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस केस में ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। एंड लास्ट, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। जनरली एग्जाम में इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है भाई, रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। फैमिली की डेफिनेशन देखेंगे और उसमें क्या क्वेश्चन आता है वो भी अपन अभी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बस एक बार पढ़ लेनी है। क्या क्या है भाई, अपन ने क्या क्या पढ़ा, नेक्स्ट टाइम में एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, फर्स्ट टाइम आपको समझने के लिए बताया गया। क्या क्या है, ऑफिसर डायरेक्टर है यहाँ पे एक दूसरे के बिजनेस के, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, कोई क्या कर रहा है, वो दोनों का 25% या उससे ज्यादा स्टॉक या शेयर्स क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या होल्ड कर रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है, दोनों मिलके किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, या दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। पर्सन में लीगल पर्सन भी आते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोली कि अगर यहाँ पे क्या है भाई, कोई आपका सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर है, तो वो भी रिलेटेड होगा, तो वो भी रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अपन ने देखी। नेक्स्ट, फैमिली की डेफिनेशन देखेंगे। देखो फैमिली में स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा फैमिली में आते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा फैमिली में आते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर कब आएंगे, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, अगर वो यहाँ पे होली या मेनली डिपेंडेंट है तो ही वो फैमिली में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और इसी पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो क्या बोला, फैमिली में कौन कौन आएंगे, स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा आएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर वो होली और मेनली आप पे डिपेंडेंट है तो ही वो आपके रिलेटेड पर्सन है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर आपका ब्रदर आप पे डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड, यहाँ तो क्या हो जाएगा, वो फैमिली हो जाएगा। अगर आपका ब्रदर आप पे डिपेंडेंट है वो फैमिली हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा मतलब रिलेटेड पर्सन हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया मतलब कि इवन विदाउट कंसिडरेशन कुछ सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि भाई डिपेंडेंट है कि नहीं है ये चार लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, तो ये अपन ने फैमिली की डेफिनेशन देखी। अब इसकी केस स्टडी अभी नहीं डिस्कस कर रहे, अपन अभी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे, उसमें शेड्यूल 1 की सारी केस स्टडीज आ ही जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं जहां से अपन आए थे। सो
क्या बात हुई, अगर गुड्स या सर्विसेज रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई किया जा रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी उसे क्या बोल दिया जाएगा, सप्लाई बोल दिया जाएगा। किसके हिसाब से, एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1 वो सप्लाई हो जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, बट यहां पे देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं। हाँ पढ़ा मैम, रिलेटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू, 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। पर उन्होंने क्या बोला कि भाई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे रहा है, तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या मोबाइल फोन वगैरह दे दिए 20,000 30,000 रुपए के, कब, यहाँ पे दिवाली पे दे दिए, तो दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो 50,000 तक के का एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, तो उसको क्या नहीं बोलेंगे, उसको यहाँ पे अपन सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 52,000 का गिफ्ट दे रहा है तो पूरे 52,000 पे टैक्स लगेगा, 2,000 पे नहीं। हाँ, 50,000 तक के का गिफ्ट सप्लाई नहीं बोला है, बट अगर 52,000 का देगा तो पूरे 52,000 पे टैक्स लगेगा, पहली बात। ठीक है, और ये जो लिमिट है, ये क्या होती है, पर एम्प्लॉय लिमिटेड, पर एम्प्लॉयर यहाँ पे ये लिमिट है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आई होप सो। एम्प्लॉइज को 50,000 तक के का गिफ्ट अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया, कभी कभार एक आध एडजस्टमेंट दे देता है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, तो अगर 50,000 तक के का गिफ्ट किसने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, तो उस केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे एंड नॉट सर्विसेज, थर्ड पॉइंट में पैरा 3 शेड्यूल 1 अब पढ़ेंगे। इसमें किसकी बात किया है, सप्लाई किसकी, गुड्स की बात हो रही, सर्विस की बात नहीं हो रही। गुड्स सप्लाई किया किसने, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को सप्लाई किया। क्यों, ताकि एजेंट क्या कर सके, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ में आगे सप्लाई कर सके। ऐसा होता ही है ना, प्रिंसिपल अपने एजेंट को क्या देता है, गुड्स देता है, एजेंट आगे सप्लाई करता है, या सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स दिए, किस चीज के लिए, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट ने क्या यहाँ पे लिया है कि भाई वो रिसीव कर सकता है, प्रोक्योरमेंट एजेंट है वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो भी यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, कि उसको सप्लाई बोल देंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। और दोनों एजेंट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो एजेंट सप्लाई करने वाला है वो भी, और जो एजेंट प्रोक्योर कर रहा है, तो उस केस में किस ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोला, कि भाई जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे मिस्टर बी है वो एजेंट है, तो ए ने बी को यहाँ पे 100 टीवी सब दी। क्यों दी उसने उसको 100 टीवी, बोला बी को कि एक काम कर तू भाई सप्लाई कर, अभी पैसे वैसे मत दे, बेच ले, पैसे आ जाएंगे तब दे देना। तो इसने इवन विदाउट कंसिडरेशन किया, ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, प्रोक्योरमेंट एजेंट भी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी है, वो आपका एजेंट है, ठीक है, बी जो है वो प्रिंसिपल है फॉर एग्जांपल। तो सी ने मार्केट से क्या किए, 10 टीवी लिए, और वो 10 टीवी उसने किसको दे दिए, बी को दे दिए। तो उस केस में सी और बी के बीच का ट्रांजैक्शन इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसको क्या बोल दिया, सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात गुड्स की बात हो रही है, दूसरी बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है अपन वो समझेंगे। In order to determine whether a particular principal-agent relationship falls within the ambit of Para 3 Schedule 1, the deciding factor is whether the invoice for further supply of goods on behalf of principal is being issued by the agent or not. Invoice किसके नाम पे issue हुआ है? पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट होने के लिए एक सर्कुलर आया और उसने ये चीज क्लैरिफाई की कि पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट होने के लिए आपको देखना है कि इनवॉइस किसके नाम पे इशू है। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू है तो वो एजेंट है पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से। इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ है तो फिर भाई उस केस में वो एजेंट नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इनवॉइस अपने को क्वेश्चन में केस स्टडी आई तो अपने को देखना है इनवॉइस किसके नाम पे इशू हुआ है। इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू हुआ है, इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू है तो वो एजेंट रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1। पैरा 3 शेड्यूल 1 के लिए किसी को एजेंट बोलने के लिए क्या है, इनवॉइस किसके नाम पे इशू है। एजेंट के नाम पे इशू है तो वो एजेंट है, एजेंट के नाम पे इशू नहीं हुआ, प्रिंसिपल के नाम पे इशू है तो फिर वो एजेंट नहीं है, तो वो एजेंट नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू है तो फिर वो एजेंट है, और इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांजैक्शन होता है तो भी उसे सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। अगेन इस पे भी केस स्टडी अपन अभी देखते हैं। देखो इसमें एक एग्जांपल से समझो,
गुड्स के केस में, एक मिनट, पैरा 3 शेड्यूल 1 अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है, किसके बीच में? प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है। जहां पे एजेंट अंडरटेक करता है फर्दर सप्लाई करना है उसको, हो सकता है 10 लोगों को सप्लाई करे वो, ठीक है। अपन यहाँ एग्जांपल लेते हैं, 3 लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, क्या हो रही है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू फर्दर सप्लाई दोज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, प्रिंसिपल एजेंट के बीच के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ये ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा, इसको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू हुई है तो। इफ द इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ एजेंट, तो फिर इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। सिमिलरली प्रोक्योरमेंट एजेंट जो है, एजेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोक्योर कर रहा है अलग अलग लोगों से कुछ गुड्स, और वो प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इस ट्रांजैक्शन को, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया जाएगा। अगेन ये ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एजेंट और प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शन को इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू हुई तो, अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू हुई तो, ठीक है। तो इनवॉइस इशू होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई उसको अथॉरिटी आ जाती है कि भाई वो गुड्स सप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाता है गुड्स के सप्लाई में। इसका डिटेल डिस्कशन जो है अपन क्या करने वाले, क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई इसका आंसर अपने को लिखना कैसे, कंसेप्ट वाइज आपको समझा होगा, ठीक है। 2 ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू फर्दर सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या यहाँ पे एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई है, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। दोनों में भी बात यही आती है, वो एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1 एजेंट कब होगा? जब इनवॉइस उसके नाम पे इशू होगी, इनवॉइस उसके नाम पे इशू होगी, ठीक है। तो ये अपन ने एक बार और एग्जाम्पल से समझ लिया, अब आगे आएंगे। नेक्स्ट, पैरा 4 शेड्यूल 1। पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या बोलता है? आपने इंपोर्ट करी क्या? सर्विसेज। क्या इंपोर्ट करी? सर्विस करी। अच्छा, किससे करी? या तो रिलेटेड पर्सन से, या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, या आपके ही कोई एस्टेब्लिशमेंट से आउटसाइड इंडिया से, बिजनेस के लिए करी, तो उसे क्या बोल दिया? सप्लाई हो जाएगा एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1। अब देखो, समझो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अलग अलग चीजें। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले अपन ने 7(1)(b) पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उसमें क्या था? अगर आपने इंपोर्ट करी सर्विस विद कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट इज सप्लाई। सो अगर आपने इंपोर्ट करी सर्विसेज विद कंसिडरेशन, तो अपने को क्या देखना? 7(1)(b). 7(1)(b) उस केस में आप बिजनेस के लिए करो चाहे बिजनेस के लिए मत करो, चाहे बिजनेस के लिए करो चाहे बिजनेस के लिए मत करो, उसे क्या बोल दिया? सप्लाई है, सप्लाई है। बट अगर इंपोर्ट कर रहे हो आप सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, तो विदाउट कंसिडरेशन में तो हम सबसे पहले कहां पे आ जाते हैं? हम आ जाते हैं भाई शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या बोलता है? अगर विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, तो अगर रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ही सप्लाई होगा। बट अगर किसी और पर्सन से कर रहे हो तो फिर सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, तो देन इट इज नॉट टैक्सेबल, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये 4 पैरास किसके थे? पैरास थे हमारे शेड्यूल 1 के, जो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होते हैं, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होते हैं। देखो अब 2-3 एग्जांपल से देखते हैं। जुमरू एसोसिएट ने रिसीव की लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज से अपने एचओ से, एचओ मलेशिया में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी उसने किससे? अपने ही एचओ से, अपने एचओ से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने कुछ अपनी ब्रांच को चार्ज यहाँ पे किया नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? पैरा 4 शेड्यूल 1 अट्रैक्ट हो जाएगा, पैरा 4 शेड्यूल 1 अट्रैक्ट हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी आपने फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड एरिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, या क्या हो जाएगा भाई? सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेकेंड, चंपक एक प्रोप्राइटर है दिल्ली में, उसका सन आर्किटेक्ट है यहाँ पे, लोकेटेड इन यूएस, उसका बेटा यूएस में। फॉर इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, अपने घर के लिए करी, घर के लिए करी। अब देखो इसमें घर के लिए करी है तो बिजनेस के लिए नहीं करी, बिजनेस के लिए नहीं करी, पर्सनल पर्पस के लिए किया, तो विदाउट कंसिडरेशन पैरा 4 शेड्यूल 1 अट्रैक्ट होता है क्या? नहीं। इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। किसके लिए है यहाँ पे? यहाँ पे देखो बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या हो सकते हो? सप्लाई बोल सकते हो। ये तो बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, तो यहाँ पे पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं होगा। 7(1)(b) भी नहीं लगेगा,
उसके हिसाब से भी सप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन वहां पे चाहिए, ये विदाउट कंसिडरेशन है तो ये सप्लाई नहीं होगा। इवन दो सन रिलेटेड पर्सन है, सन कैसा रिलेटेड पर्सन है, फैमिली में आता है, रिलेटेड पर्सन में आता है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से करना है, प्लस बिजनेस के लिए होना चाहिए, तभी पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से क्या होगा, सप्लाई होगा। उसके बाद जॉन ने इंपोर्ट करी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज सन, अगेन बेटे से करी है, पर किसके लिए करी है भाई, अगेन घर के लिए की है, तो फिर बिजनेस के लिए नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस के लिए नहीं करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करी है भले से, बट पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर के लिए करी, बिजनेस के लिए नहीं करी। और 7(1)(b) के हिसाब से क्यों सप्लाई नहीं होता है? 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि सीधी सादी बात है, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो सिमिलर लाइंस वही बात है। एंड लास्ट, जॉन इंपोर्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस फॉर हिज ऑफिस, अब ऑफिस के लिए लिए, अपने ही बेटे से लिए, तो बेटा रिलेटेड पर्सन है, बेटा फैमिली में आता है, फैमिली रिलेटेड पर्सन में आती है, तो बेटा रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन से फ्री ऑफ कॉस्ट आपने लिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ली, तो ये सप्लाई हो जाएगा, तो ये सप्लाई हो जाएगा। अब शेड्यूल 1 में जहां जहां जो जो सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कब सप्लाई हो रहा है, 4 ही केसेस में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, शेड्यूल 1 में सिर्फ 4 पैरा है, वो अगर विदाउट कंसिडरेशन करते हो तो ही सप्लाई होता है। क्या 4 पैराज है? परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन फर्स्ट, सेकंड सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडेड दैट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे रहा है तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, एजेंट, अगर यहाँ पे एजेंट की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होती है, गुड्स की बात होती है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कर रहा है, जो एजेंट आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है, या एजेंट प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे प्रोक्योर कर रहा है, तो उन दोनों भी केस में एजेंट प्रिंसिपल के बीच के ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोला है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पर शर्त क्या है, एजेंट को एजेंट कब मानेंगे, पैरा 3 शेड्यूल 1 के लिए, अगर इनवॉइस उसके नाम पे है तो, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एंड पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको सप्लाई बोल देंगे, उसको सप्लाई बोल देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक के शेड्यूल 1 तक के का पढ़ा, ठीक है। सेक्शन 7 में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। आगे का सेक्शन 7 अपन आगे करेंगे, ठीक है। अभी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 अपन ने खाली पढ़ा है, इसमें क्या बात हुई, अपनी सप्लाई में क्या क्या आता है, गुड्स का 7(1)(a) बोलता है सप्लाई आपका गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, पर कंसिडरेशन के लिए है या इन द कोर्स ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसको सप्लाई बोल देंगे एज पर 7(1)(a). फिर 7(1)(a) आया, 7(1)(a) ने क्या बोला कि भाई आप कौन पर्सन हो, अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल हो, अपने ही मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूट्स को कुछ देते हो, यहाँ पे आप सप्लाई करते हो, यहाँ कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब उनके बीच में, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला, फॉर कैश करो, डेफर्ड पेमेंट करो या वैल्यूएबल कंसिडरेशन करो, हम उसको सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। और हम इन दोनों को 2 सेपरेट पर्सन मानेंगे, कौन दोनों को, जो भी यहाँ पे पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, मतलब AOP BOI, और दूसरा कौन है यहाँ पे, मेंबर या कॉन्स्टिट्यूट्स है, इन दोनों को हम सेपरेट पर्सन मान लेंगे। उसके बाद आया 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बोला, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, अच्छी बात है, किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, ओके, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस कंसिडरेशन के लिए, बट वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे हम सप्लाई मान लेंगे। देन कम 7(1)(c), उसने क्या बोला, शेड्यूल 1 में हमने 4 चीजें बताई है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, हम उसको सप्लाई बोलेंगे। ये 4 ही चीज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होती है। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन टेकन। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे रहा है तो उसको सप्लाई नहीं बताने का है अपने को। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को कर रहा है, जहां पे एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, या एजेंट ने प्रिंसिपल को किया है जहां पे एजेंट ने उनके लिए प्रोक्योर किया है, तो उस केस में इसको सप्लाई मान लेंगे, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजैक्शन को। बट शर्त क्या है, इनवॉइस एजेंट के नाम पे होनी चाहिए। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे है तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 के हिसाब से एजेंट है, नहीं तो नहीं, प्रिंसिपल के नाम पे है तो फिर वो एजेंट ही नहीं है। फिर उसके बाद पैरा 4 शेड्यूल 1 क्या बोलता है, इंपोर्ट करी सर्विसेज किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट करी सर्विसेज आपने रिलेटेड पर्सन से या एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई मान लेंगे, तो उसको सप्लाई मान लेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब
जो थोड़े बहुत अगर डाउट बचे भी होंगे तो बढ़िया क्वेश्चन बैंक में चलते हैं, शेड्यूल 1 के क्वेश्चंस करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन ज्यादातर आपसे यही पूछेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है, तो आपको ध्यान रख के बताना है। ठीक है, तो पहले खुद से करो, लिखते आंसर कैसे एग्जाम में लिखना है वो सब अपन आगे देखेंगे, यहाँ पे अभी डिस्कशन में देखेंगे। पर अभी जब अपन केस पढ़ेंगे तो केस पढ़ के 2 मिनट खुद सोचो क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुदामा एसोसिएट्स आर रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेस द कंप्यूटर्स, ये बी नहीं है पॉइंट, इसके आगे का ही है। ठीक है, तो सुदामा एसोसिएट्स क्या है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, इन्होंने डिस्पोज कर दिए अपने कंप्यूटर, ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अपना दिमाग कहाँ जाना चाहिए, शेड्यूल 1 में। जब भी एग्जाम में अपन ने कोई ट्रांजैक्शन देखा विदाउट कंसिडरेशन में, तो अपना दिमाग जाना चाहिए कि क्या ये शेड्यूल 1 में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इन्होंने एक कंप्यूटर डिस्पोज ऑफ किया बिजनेस का विदाउट कंसिडरेशन। इट हैज नॉट क्लेम्ड आईटीसी ऑन सच कंप्यूटर, आईटीसी नहीं लिया था, जब खरीदा था तब आईटीसी नहीं लिया था। एग्जामिन वेदर डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट्स क्वालिफाई एज डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। आपसे पूछ रहे हैं क्या शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई होगा, आप ही बताओ। शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई कब होता है, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट विद आईटीसी हैज बीन टेकन। क्या यहाँ पे आईटीसी लिया है, नहीं, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, सो इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई। सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल आप कर रहे हो बिजनेस एसेट का, बट आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, सो सप्लाई नहीं होगा। देखो आंसर, एज पर सेक्शन 7(1)(c रेड विद शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 7(1)(c से ही आए थे अपन शेड्यूल 1 में, तो ऐसे कोड करना है अगर याद रहे तो, नहीं तो एज पर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1 लिखोगे तो भी चलेगा, ऑफ सीजीएसटी एक्ट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, अब ये लीगल प्रोविजन लिखना जरूरी है बस। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, हाउएवर द प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ठीक है, तो ये प्रोविजन कब लगेंगे, अगर आईटीसी अवेल किया तो। देयरफॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट्स इज नॉट सप्लाई एज आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड। तो उस डिस्पोजल को आप क्या नहीं मानोगे, सप्लाई नहीं मानोगे, क्योंकि आईटीसी अवेल नहीं किया। ठीक है, तो अब ये वैसे इतने इजी क्वेश्चन आपको ऐसे केस स्टडी जैसे नहीं आएंगे, आपको क्या करेंगे, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट आ सकता है, तो आपको इसको ऐसे ही वहां पे क्या करना है, ब्रैकेट में आंसर करके उसको नॉट सप्लाई ट्रीट करना है। नॉट सप्लाई तो जीएसटी नहीं लगाने का। ठीक है, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, पृथ्वी इंटरप्राइज अपॉइंट्स चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। क्या कर रहा है भाई, पृथ्वी इंटरप्राइज ने अपॉइंट किया चंपक को कि भाई कुछ गुड्स यहाँ पे क्या कर दे, प्रोक्योर कर दे मेडले मार्केट से। चंपक आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर, उसने बहुत सारे सप्लायर ढूंढे, हु कैन प्रोवाइड गुड्स एज डिजायर्ड बाय पृथ्वी। पृथ्वी इंटरप्राइजेस को जैसे गुड्स चाहिए वैसे सप्लायर्स चंपक ने ढूंढ लिए। ठीक है, and ask supplier Satya manufacturer to send the goods and issue invoice directly to पृथ्वी इंटरप्राइजेस। और जो सप्लायर है सत्या मैन्युफैक्चरर, उसको बोला कि भाई आप गुड्स भी भेज दो पृथ्वी इंटरप्राइजेस को, इनवॉइस भी उनके ही नाम पे कर देना, इनवॉइस भी उनके नाम पे ही कर देना। अब आपसे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर चंपक कैन बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ पृथ्वी इंटरप्राइज। आपसे पूछ रहे हैं क्या चंपक को एजेंट बोल सकते हैं यहाँ पृथ्वी इंटरप्राइजेस का इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब अपन ने पढ़ा आप एजेंट कब बोल सकते हो, अगर इनवॉइस यहाँ पे चंपक के नाम पे इशू हुई होती तो वो एजेंट होता। इनवॉइस पृथ्वी के नाम पे इशू हुई है तो वो एजेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1, पैरा 3 शेड्यूल 1। ठीक है, तो अब अपने को वही बात लिखनी है, पहले तो अपन यहाँ पे प्रोविजन लिख देंगे पैरा 3 शेड्यूल 1 के। क्या शेड्यूल 1 के प्रोविजन है यहाँ पे अपन देखेंगे, चलो देखो। एज पर सेक्शन 7(1)(c रेड विद शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल। गुड्स की बात होती है जब एजेंट प्रिंसिपल को करता है, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जहां पे एजेंट अंडरटेक कर रहा है टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसको क्या बोल सकते हैं, वो सप्लाई होगा। इट विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो विदाउट कंसिडरेशन में, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन में तो उसको सप्लाई बोल सकते हैं, सप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई पहले, तो ये बात हुई हमारी क्या, पैरा 3 शेड्यूल 1। पैरा 3 शेड्यूल 1 का हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट था हमने वो यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज लिख दिया कि ये कब यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई होगा, सप्लाई होगा। अब एक क्लैरिफिकेशन आया था अपने को, वो बता देना है, सर्कुलर नंबर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं। क्या क्लैरिफाई किया, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ओनली व्हेन गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट। जब भी जो गुड्स प्रोक्योर किए एजेंट ने वो यहाँ पे इनवॉइस हुए इन द नेम ऑफ एजेंट, अगर एजेंट के नाम पे यहाँ पे इनवॉइस हुई है तो ही वो एजेंट है फॉर द पर्पज ऑफ शेड्यूल 1, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ठीक है,
इन केस फर्दर प्रोविजन ऑफ सेट गुड्स, उस केस में अगर जब भी यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स यहाँ पे देता है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई बोलते हैं, उसको सप्लाई बोलते हैं. बट अभी इस केस में क्या हुआ है, चंपक इज ओनली एक्टिंग एज प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड इज नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सप्लाई और रिसीट ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो चंपक सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंट है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है गुड्स के सप्लाई या रिसीट में, क्योंकि इनवॉइस उसके नाम पे है ही नहीं, क्योंकि इनवॉइस उसके नाम पे है ही नहीं, तो वो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है. द इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ पृथ्वी. इनवॉइस किसके नाम पे इशू हुई है, पृथ्वी के नाम पे. एंड नॉट चंपक, चंपक के नाम पे नहीं हुई है. हेंस चंपक इज नॉट एजेंट ऑफ पृथ्वी इंटरप्राइज, तो वो एजेंट नहीं है पृथ्वी इंटरप्राइज का फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. शेड्यूल 1 के लिए उसको एजेंट नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन ने क्यों ऐसे लिया है यहाँ पे कि भाई आंसर कैसे लिखना है अपन वो देख लें. ठीक है, प्रोविजन अपन ने समझ लिए थे, अब आंसर वगैरह अपने को कैसे लिखना है वहाँ वो अपन यहाँ पे ही देखेंगे. एजेंट वाले पार्ट का वहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं किया अपन ने यहाँ पे. ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. देखो, चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स पेंटिंग्स. ठीक है, ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता. कोलकाता में रजिस्टर्ड है. चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र. ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कोलकाता में रजिस्टर्ड है, उन्होंने ध्रुव कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया कि भाई तुम मेरी पेंटिंग बेचो, कहाँ पे, महाराष्ट्र में. ध्रुव कुमार अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल बिडर्स. उन्होंने ऑक्शन अरेंज किया और पोटेंशियल बिडर्स ढूंढे. हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड पेंटिंग इज सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर. हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट हो गई, पेंटिंग बेच दी गई. द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव कुमार ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो इनवॉइस यहाँ पे सप्लाई ऑफ पेंटिंग किसने इशू करी है, सप्लाई ऑफ पेंटिंग के लिए इज इशूड बाय कौन, ध्रुव कुमार ने करी. यहाँ पे ध्रुव कुमार ने करी ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ध्रुव कुमार ने इनवॉइस इशू करी. ठीक है, बट इन हिज नेम, ओन नेम, किसके नाम पे, ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन हिज ओन नेम, अपने खुद के नाम पे किए. एंड पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू सक्सेसफुल बिडर. ठीक है, एग्जामिन वेदर ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ चंद्रगुप्त फॉर पैरा 3 शेड्यूल 1. आपसे पूछा है कि क्या उनको एजेंट कंसिडर कर सकते हैं क्या. तो अब सबसे पहला सवाल, एजेंट कंसिडर करने के लिए अपने दिमाग में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इनवॉइस यहाँ पे ध्रुव कुमार के नाम पे इशू हुई है. यस, इनवॉइस ध्रुव कुमार के नाम पे इशू हुई है, तो यस वो एजेंट कंसिडर होगा, एजेंट कंसिडर होगा. अब अपने को लीगल प्रोविजन लिख देना और कुछ भी नहीं. देखो, an activity transaction qualifies supply under GST if it is for a consideration and in the course of furtherance of business. However, यहाँ पे supply by principal to agent where agent undertakes to supply such goods on behalf of principal is considered supply even if made without consideration, provided the invoice for further supply is issued by the agent in his own name. तो अपन ने पूरा लीगल प्रोविजन यहाँ पे लिख दिया विद सर. यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि पैरा 3 शेड्यूल 1 अपन ने लिख दिया. पहले अपन ने नॉर्मल प्रोविजन लिख दिया कि भाई विद कंसिडरेशन होता है तो, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है तो सप्लाई होता ही है. परंतु ये एक्टिविटी जो एजेंट वाली है, एजेंट प्रिंसिपल वाली, ये सप्लाई हो जाती है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन अपन ने वो लिख दिया, बट इनवॉइस एजेंट के नाम पे होना चाहिए. ठीक है, सर्कुलर क्या बोलता है, वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय एजेंट इन हिज नेम, एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 शेड्यूल 1. क्या बोला इन्होंने कि भाई जहां पे भी इनवॉइस, यहाँ पे क्या है, देखो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, आपको समझ में आया क्या. देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने किसको बोला है, ध्रुव को बोला है. ध्रुव को बोला है कि भाई आप पेंटिंग बेचो, यहाँ पे आप महाराष्ट्र में पेंटिंग बेचो. उन्होंने पेंटिंग बेच भी दी और इनवॉइस यहाँ पे ध्रुव के नाम पे इशू हुई है, ध्रुव के नाम पे इशू हुई है. तो बात किसकी हो रही है, इनके बीच के ट्रांजैक्शन की, चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, क्या इसे सप्लाई बोला जाएगा या नहीं. तो अगर इनवॉइस ध्रुव के नाम पे इशू हुई है तो यस. तो देखो, where invoice for further supply is being issued by agent in his name, then provision of goods by principal to agent would fall within the fold of para 3 schedule 1. इन दोनों के बीच का transaction would fall within the para 3 schedule 1. In the given case, Dhruv is not merely providing auctioning service, सिर्फ auctioning services नहीं दे रहा है, but he is also supplying painting on behalf of चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसने खुद अपने नाम पे इनवॉइस इशू करी. मतलब क्या करा उसने, भाई उसने यहाँ पे क्या किया है, सप्लाई किया है पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, तो टू द सक्सेसफुल बिडर एंड अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ध्रुव कुमार इशूड द इनवॉइस इन हिज ओन नेम फॉर सप्लाई ऑफ पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो ध्रुव कुमार ने क्या किया, यहाँ पे इशू किया भाई इनवॉइस इन हिज ओन नेम. ठीक है, तो इस केस में द ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर पैरा 3 शेड्यूल 1. तो उसे क्या कर लिया जाएगा, एजेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, एजेंट कंसिडर कर लिया जाएगा. ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ बिग क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा तो भाई आपको वहां पे क्या कर लेना है. ठीक है, एजेंट कंसिडर हो जाएगा और इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा. आपको ये बता देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ अपन बाद में करेंगे.
ठीक है, थोड़ा एक पॉइंट का और रेफरेंस है, वो अपन बाद में कंप्लीट होगा तब करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 पे आएंगे चैप्टर के बाद, जब अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तब थर्ड और फोर्थ पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। मोक्ष भूमि इंडस्ट्री हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, इट्स स्टोर फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिपो लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में ये क्या कर रहे हैं, अपने डिपो में यहाँ पे फिनिश गुड स्टोर करते हैं। ठीक है, द डिपो इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड, अ रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्ष भूमि इंडस्ट्री। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि पुण्य भूमि लिमिटेड ने डिपो ओन करके रखी है और वो रिलेटेड पर्सन है, वो दोनों रिलेटेड पर्सन है, क्वेश्चन में ही दे दिया, मोक्ष भूमि पुण्य भूमि रिलेटेड पर्सन है। पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि फॉर यूज ऑफ डिपो फॉर स्टोरेज पर्पस। उन्होंने उसको कोई चार्ज ही नहीं किया, यूज कर रहे हैं वो उनका डिपो और वो उन्होंने कुछ चार्ज ही नहीं किया है। ठीक है, whether the storage of goods permitted by पुण्य भूमि to मोक्ष भूमि qualifies supply। अब आपसे पूछ रहे हो वो सप्लाई क्वालिफाई करेगा क्या? भाई जो डिपो इनका है, डिपो यूज करने के लिए वो उसको कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपन कहां पे आ जाएंगे, शेड्यूल 1। जब भी विदाउट कंसिडरेशन कुछ समझ में आता है, विदाउट कंसिडरेशन कुछ समझ में आता है तो हम कहां पे आ जाते हैं, शेड्यूल 1 में। स्टोरेज की सर्विसेज यहाँ पे फ्री में दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है। तो अपन ने पढ़ा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये क्या होगी, सप्लाई ऑफ स्टोरेज सर्विस between related person even if made without consideration in the course of furtherance of business will qualify as supply as per para 2 schedule 1। ठीक है, वही बात लिखनी है। देखो, as per section 7(1)(c) read with schedule 1, supply of goods or services or both between related person without consideration when made in the course or furtherance of business qualifies as supply। ठीक है, तो गुड्स हमने यहाँ पे पूरा पैरा 2 शेड्यूल 1 लिख दिया। Supply of goods or services between related person without consideration when made in the course or furtherance of business qualifies as supply। Thus, the storage service provided by Punya Bhumi to Moksha Bhumi in the course of furtherance of business qualifies as supply under GST even though no consideration has been charged। Even though अगर कोई consideration charge नहीं की तो भी उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलेंगे, तो भी उससे सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन और अपना। ठीक है, तो ये अपने शेड्यूल 1 के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके आगे जो भी बाकी के क्वेश्चंस है उसमें दूसरे रिलेटेड कंसेप्ट है, तो जब वहां पे अपन आएंगे तब अपन वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है किस चीज का, हमने जो अभी तक के पोर्शन पढ़ा फटाक से रिवाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले सेक्शन 7(1)(a) क्या पढ़ा अपन ने, सप्लाई किसका होगा, गुड्स का होगा चाहे सर्विसेज का होगा सर, और यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये सप्लाई हो जाएगा। 7(1)(a) आया, उसने बोला आप कौन हो, अदर देन इंडिविजुअल हो, अदर देन इंडिविजुअल हो, और आपने यहाँ पे किसको दिया है, अपने ही मेंबर्स या कॉन्स्टिट्यूट्स को दिया है, यहाँ पे कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, तो उसको सप्लाई बोल देंगे। उसके बाद 7(1)(b) आया, उसने बोला क्या, इंपोर्ट कर रहे हो आप क्या, सर्विसेज, इवन इफ विदाउट, यहाँ पे सॉरी फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस टेस्ट जरूरी नहीं है, इन द कोर्स वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और फिर 7(1)(c) आया, वो हमको लेके गया कहाँ, शेड्यूल 1 में, जहाँ पे 4 एक्टिविटीज है जिसको सप्लाई बोलोगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो अपन ने अभी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन किए शेड्यूल 1 के। अभी आगे जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे कंसेप्ट आएंगे, वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा डिस्कशन इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं, शेड्यूल 1 तक के। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।